तो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटोर दामिनी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम अड्डा 24/7 पे। तो आज होने जा रहा है हमारा लेक्चर नंबर 13 फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स का, जिसमें हम क्रोमोसोमल एब्रेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें और शेयर करें। चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने म्यूटेशंस के बारे में जाना था कि म्यूटेशंस का मतलब होता क्या है। म्यूटेशन हमने जान लिया कि डीएनए में जब चेंजेस आ रहे हैं, जब डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं तो हमने उसको नाम दिया म्यूटेशन का। अब आगे का क्या? आगे आ जाता है बच्चे हमारे क्रोमोसोमल एबरेशंस। आगे आ जाता है क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोमल एबरेशंस, गुणसूत्र में असामान्यता, गुणसूत्रों में असामान्यता बोला जाता है क्रोमोसोमल एबरेशंस को। यानी कि क्रोमोसोम का मतलब मैंने तुम लोगों को बताया था, अभी मैं फिर से बताऊंगी, पर मैंने बताया था क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम में जब कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है, जब क्रोमोसोम में कुछ असामान्यता आ जाती है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है क्रोमोसोमल एबरेशन। उस कंडीशन को बोला जाता है क्रोमोसोमल एबरेशन। हम पढ़ेंगे सब चीजें। आपके सिलेबस में इस तरीके से दिया गया है: स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल चेंजेस, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल चेंजेस क्या होते हैं, आपके सिलेबस में इस तरीके से दिया गया है। ये मैं आपको डिटेल टॉपिक पढ़ाऊंगी, 2 दिन में कवर होगा। एक दिन हम स्ट्रक्चरल चेंजेस पढ़ेंगे, एक दिन हम न्यूमेरिकल चेंजेस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, ऑल सेट, गो क्या, मुझे ही शुरू करना है यार, तुम्हें तो पढ़ना है, बस मुझे करवाना पड़ेगा ना। चलो चलो जानते हैं। अब देखो, क्रोमोसोमल एबरेशन से पहले तुम गुणसूत्र के बारे में जान लो। थोड़ा तुम गुणसूत्र के बारे में जान लो, जो मैंने थोड़ा ऑलरेडी बताया भी है यार। मैंने थोड़ा बहुत तुम लोगों को ऑलरेडी बताया भी है सेल डिवीजन में कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। सेल डिवीजन के टाइम पे देखो मैंने तुम लोगों को क्या चीजें बताई होगी। मैंने तुम लोगों को बोला होगा इस तरीके से धागे रुमा संरचनाएं न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं, जिसको हम क्रोमैटिन का नाम बोलते थे, जिसको हम क्रोमैटिन का नाम देते थे, जिसको हम क्रोमैटिन का नाम देते थे। फिर वही क्रोमैटिन आगे चल के क्रोमोसोम की शेप एक्वायर कर देती थी। वही क्रोमैटिन आगे चल के क्रोमोसोम की शेप एक्वायर कर लेती थी हमारे प्रोफेज में। ये हम बोलते थे। ये इतनी चीजें हमने बोली थी, इतनी चीजें हमें पता थी। और मैंने आपको ये भी बोला था कि क्रोमोसोम हमारे हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं। रुक जाओ, जानते, आराम से ही जानते, नहीं तो तुम बोलोगे यार मैम आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाती हो, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हो। प्रीवियस क्लासेस लगानी है, सारी क्लासेस मेरी रिलेटेड होती हैं। ऑलरेडी मैं वैसे क्रोमोसोम के बारे में बता चुकी हूँ, बट मैं फिर से, मुझे लगता है कि यार ठीक है, नया टॉपिक शुरू हुआ है तो बेस क्लियर करवाना जरूरी है। अब क्या पता कुछ बच्चों ने नहीं लगाई होंगी, तो लगाओ, पहले पहली वाली क्लासेस लगाओ, उसके बाद आओ यहाँ पे। ठीक है, चलो बिना किसी बातों के शुरू करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, मैंने आपको इस तरीके से बच्चे बताया था क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। इस तरीके से मैंने आपको बोला था क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये इस तरीके से हमारा क्रोमोसोम दिखाई देता है। इस तरीके से क्रोमोसोम दिखाई देता है। ये वाली आम बहुत मोटी हो गई। इस तरीके से हमारा क्रोमोसोम दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्रोमोसोम दिखाई देता है। तो क्रोमोसोम आपका इस तरीके से होता है, जो कि बाद में बोलते हैं इसको। क्रोमोसोम इस तरीके से आपका दिखाई देता है। जो ये सेंट्रल पोर्शन होता है बच्चे, इसको हम बोलते थे सेंट्रोमियर। जो सेंट्रल पोर्शन दो क्रोमैटिड को जोड़ता था, उसको हमने नाम दिया था सेंट्रोमियर का। फिर मैंने आपको बोला था कि बीच वाले पोर्शन को तो हम सेंट्रोमियर बोलते थे। जो आपके एंड्स होते थे, क्रोमोसोम के किनारे होते थे बच्चों, जो आपके क्रोमोसोम के ये 4 किनारे होते थे, इनको बोला जाता था टीलोमियर। ये मैंने तुमको बताया है सेल डिवीजन में। इनको बोला जाता था टीलोमियर, इनको हमने बोला था टीलोमियर। अब उसके बाद क्या बताया था मैंने? उसके बाद मैंने बोला था कि जब हम क्रोमोसोम को या इस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनली स्प्लिट करते हैं, तो उस कंडीशन को हमने क्या बोला था? जब हम क्रोमोसोम को इस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनली स्प्लिट करते हैं, तो उस कंडीशन को नहीं, हम उनको बोलते थे क्रोमैटिड्स। तो हम बोलते थे अगर मैंने क्रोमोसोम को इस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनली अलग अलग किया, तो इस तरीके से मेरे पास 2
दो स्ट्रक्चर बनते थे जिनको हम क्रोमैटिड बोलते थे। तो ये वाली आपकी क्रोमैटिड हो जाएंगी, ये वाली आपकी क्रोमैटिड हो जाएंगी। तो हम बोलते थे एक क्रोमोसोम की दो क्रोमैटिड्स होती हैं, एक क्रोमोसोम की दो क्रोमैटिड्स होती है। क्रोमैटिड भी हमें समझ आ गया जी, क्रोमैटिड्स का क्या मतलब होता है। हमने बोला जो क्रोमोसोम का सेंट्रल पोर्शन था उसको हमने सेंट्रोमियर का नाम दिया, और क्रोमोसोम के एंड्स को हमने टीलोमेयर बोला। और क्रोमोसोम की ये जो आपकी टांगे हैं, ठीक है, एक टांग एक इस तरीके से, एक ये एक ही, इनको बोला जाता है क्रोमैटिड्स, इनको बोला जाता है बच्चे क्रोमैटिड। और फिर मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बोला था सेंट्रोमियर, नॉट सेंट्रोमियर, क्रोमोमियर। मैंने बोला था क्रोमोसोम के अंदर भी ऐसे धागे जैसा, क्रोमोसोम के अंदर भी ऐसे धागे जैसी आकृति होती है, ऐसे धागे जैसी आकृति होती है जिसको क्रोमोमियर बोला जाता है, जिसको बच्चे क्रोमोमियर बोला जाता है। मैंने क्या बोला था, एक तो ये मिट रहा है ना यार, पूरी मेहनत बर्बाद, मेहनत बर्बाद। मैंने बोला इस मैंने बोला क्रोमोसोम के अंदर इस तरीके से धागे लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है बच्चे क्रोमोमियर। देखो सारी चीजें कितनी रिलेटेड है, सारे नाम कितने रिलेटेड है यार। क्रोमोमियर, क्रोमैटिड, सेंट्रोमियर, टीलोमियर। तुम लोग बोलोगे क्या है ये सब, सारी चीजें ऐसी सिमिलर क्यों लग रही है, ठीक है। तो हमने बोला क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में सेंट्रल पोर्शन बोला हमने सेंट्रोमियर। फिर मैंने बोला कि जो एंड होते हैं क्रोमोसोम के उसको टीलोमेयर बोला जाता है। क्रोमोसोम के अंदर भी आपके धागे नुमा संरचनाएं होती हैं जिनको बोला जाता है क्रोमोमियर, जिनको बोला जाता है क्रोमोमियर, जिनको बोला जाता है क्रोमोमियर। अगर हम क्रोमोसोम को इस तरीके से लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड करते हैं तो इसकी दो भुजाएं बनती हैं, तो उनको क्रोमैटिड बोला जाता है, उनको क्रोमैटिड बोला जाता है। और मैंने तुम लोगों को यह भी बोला था अगर हम क्रोमोसोम को इस तरीके से अलग करते हैं तो हम बोलेंगे एक आर्म ये है, दूसरी आर्म ये है, तब हम उसको आर्म बोलते हैं। अगर मैंने लॉन्गिट्यूडिनली स्प्लिटिंग किया तो हम उसको क्रोमैटिड बोलते हैं, तो हम इसको क्रोमैटिड्स बोलते हैं। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए बच्चे। अब देखो बेस ऐसे ही बनता है, अगर अभी नहीं पता चला ना तुम्हें कभी भी नहीं पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा तो तुम्हें कभी भी नहीं पता चलेगा। तो बेस अपने ऐसे बनाने हैं कि आगे आने वाले जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे, आगे आने वाले आपके सेमेस्टर होंगे, तो उनमें आपको ये सारी दिक्कतों के बारे में, ये सारी कंफ्यूजन तुम लोगों को नहीं होनी चाहिए। वहां पे ये सारी कंफ्यूजन आप बच्चों को वहां पे नहीं होनी चाहिए कि क्रोमैटिड क्या होता है, क्रोमोमेयर क्या होता है, आर्म का क्या मतलब होता है, ये सारी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये सारी कंफ्यूजन दूर करनी है अपनी क्लासेस में। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था बच्चे डाउट है अब YouTube में, अब तुम कमेंट के थ्रू बोल सकते हो, ठीक है। मैं बोल रही हूँ टेलीग्राम पे मैसेज करो, जहां पे डाउट आ रहा है टेलीग्राम पे मैसेज करो। जब मैं फ्री होंगी शाम को देखो ऐसा अगर तुमने 10 बजे मुझे मैसेज किया हुआ है तो डू रिप्लाई ये करके कोई फायदा नहीं है। मैं रात को जाके फोन देखती हूँ क्योंकि रात को जाके देखने की फुर्सत होती है, दिन में नहीं देख पाते हम, इतना टाइम नहीं होता बच्चे, ठीक है। रात में जब मैं घर जाती हूँ तो आराम से देखती हूँ कि किस बच्चे ने क्या कमेंट किया हुआ है। तो थोड़ा सब्र रखना है, वैसे नहीं करना मैम तुम इग्नोर करती हो कि भाई देखती हूँ यार, मैडम भी तो इंसान है यार, मैडम भी थक जाती है यार, रात में देखती हूँ यार, ठीक है चलो। और कुछ बच्चे होते हैं वो बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते। मैंने एक बच्चे का मुझे याद है, बोलते पूरे बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने मेरी वीडियो थी एक, मैंने बोला इस वीडियो को देख लेना, आप बताओ। भाई उस वीडियो में मैंने जब बताया हुआ तो मेरा बताया हुआ भी तो वही होगा। पूरी 10 मिनट की वीडियो देखने में आलस आ रहा है, अब बस बता, तुम 1 मिनट में बता दो बस, तो इतना तो कर सकते हो यार तुम लोग। अगले बंदे की जान ही लेके मानोगे क्या तुम लोग, ठीक है चलो जोक्स अपार्ट, ओके चलो। क्रोमोसोम में या गुणसूत्र में हमने ये सारी चीजें पढ़ी। एक चीज और मैंने तुम लोगों को गुणसूत्र में बताई थी कि जो आपका सेंट्रोमियर होता है उसमें आपके प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसमें आपके प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है काइनेटोकोर, जिनको बोला जाता है काइनेटोकोर, जहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, जहां पे स्पिंडल तंतु तुम्हारे अटैच होते हैं। हम बोलते थे ना कि स्पिंडल फाइबर मेटाफेज में बनते हैं और वो सेंट्रोमियर से चिपक के जो क्रोमोसोम है उसको सेंटर ऑफ द प्लेट में अलाइन कर देते हैं। तो हम बोलते थे सेंट्रोमियर में के सेंट्रोमियर के अंदर भी आपके पोर्शन है, वहां पे वो अटैच होता है। और किस पोर्शन पे अटैच होता है वो होता है काइनेटोकोर, वो होता है बच्चे काइनेटोकोर, ठीक है। ये सारी चीजें तुम लोगों को क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में पता होनी चाहिए। जो ये 2-4 टर्म्स है ना, क्रोमोमियर क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, टीलोमियर क्या होता है, काइनेटोकोर क्या होता है, क्रोमैटिड्स क्या होती है, क्रोमोसोम की आर्म्स क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीजें आप बच्चों को पता होनी चाहिए, ठीक है ओके। चलो अब देखो, अब देखो क्रोमोसोम के बारे में हमने जान लिया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। अब क्रोमैटिड की क्या लोकेशन है, क्रोमैटिड्स किस तरीके से लोकेटेड है, या उस हिसाब से आपका क्रोमोसोम को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक,
सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब होता है जब सेंट्रोमियर तुम्हारा बिल्कुल मिड में होता है। देखो इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे देखो, ये वाला देखो, ये वाला क्रोमोसोम देखो, जब सेंट्रोमियर पूरा बीच में है, जब सेंट्रोमियर पूरा बीच में है क्रोमैटिड के, तो उस तरीके के, अब देखो ये पोजीशन के हिसाब से, ठीक है बच्चे, ये जो क्राइटेरिया है क्रोमोसोम का, ये जो क्राइटेरिया मैं बता रही हूँ आपको टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम का, कि क्रोमैटिड्स किस तरीके से है, क्रोमैटिड्स किस तरीके से क्रोमोसोम की है, उस हिसाब से हमने क्लासीफाई किया है। सबसे पहले हम मेटासेंट्रिक की बात करते हैं। मेटा का मतलब ही सेंटर होता है बच्चे, मेटा का मतलब ही सेंटर होता है। हम पढ़ते थे मेटाफेज, जहां पे क्रोमोसोम को सेल के सेंटर पे अलाइन किया जाता था, जहां पे क्रोमोसोम को सेंटर ऑफ द सेल में अलाइन किया जाता था, मेटा सेंटर। तो मेटासेंट्रिक का मतलब होता है कि जब सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में है भाई, जब सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में है, दोनों जो आर्म है, एक आर्म हो गई ये, दूसरी आर्म हो गई ये, दोनों ही आर्म आपके इक्वल डिस्टेंस पे है, दोनों ही आर्म आपके इक्वल डिस्टेंस पे है। ये भी आपकी आर्म इक्वली, मतलब दोनों आर्म इक्वल है। अगर ये मान लेते हैं, अगर ये मान लो ये 1 मीटर की है, 1 सेंटीमीटर की है, तो ये भी आपकी 1 सेंटीमीटर की है। इन दोनों की लेंथ इक्वल होती है और सेंट्रोमियर जो होता है वो बिल्कुल सेंटर पे होता है। सेंट्रोमियर जो होता है वो बिल्कुल सेंटर पे होता है, तो उसको बोला जाता है मेटासेंट्रिक। तो उसको बोला जाता है मेटासेंट्रिक, जहां पे हमने बोला कि सेंट्रोमियर बिल्कुल मिड में है और दोनों आर्म की लेंथ, दोनों ही आर्म्स का मतलब मैंने क्या बोला था, आर्म्स को हम इस तरीके से बनाते हैं, ये आर्म होती है और ये क्रोमैटिड होती है, ये आर्म होती है और ये क्रोमैटिड होती है, ठीक है। तो मैंने बोला कि सेंट्रोमियर बिल्कुल मिड में जाके है भाई, और दोनों आर्म, एक आर्म ये और एक आर्म ये, दोनों आर्म्स की लेंथ इक्वल होती है, तो उसको बोला जाता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, उसको बोला जाता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके बच्चों, आई होप इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का मतलब होता है कि जब क्रोमोसोम थोड़ा ऑफ हो गया, मतलब सेंटर से थोड़ा ऑफ हो गया, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, सेंट्रोमियर स्लाइटली ऑफ सेंटर, एक आर्म हमें लंबी दिखती है, एक आर्म हमें छोटी दिखती है। अब ये कंडीशन देखो, ये मेरे पास सेंट्रोमियर है, ये देखो, ये क्या दिख रहा है तुमको, ये बहुत ही लंबी बना दी, चलो ये देखो, यहां पे तुम लोगों को दिख रहा होगा यार, जो सेंट्रोमियर है वो तो सेंटर पे है ही नहीं, ये वाली आर्म हमें छोटी दिख रही है, ये वाली आर्म हमें बड़ी दिख रही है। तो इस तरीके के क्रोमोसोम को बोला जाता है सब मेटासेंट्रिक, इस तरीके का क्रोमोसोम को बोला जाता है बच्चे सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम आपके ये हो जाएंगे जब सेंट्रोमियर जो होंगे वो ऑफ सेंटर होंगे, बीच एकदम मिडल में नहीं होंगे, एकदम मिडल में नहीं होंगे बच्चे, एकदम मिडल में नहीं होगा, एक आर्म जो होगी वो उसकी लंबी होगी और दूसरी आर्म उसकी छोटी होगी, उसको बोला जाता है सब मेटासेंट्रिक, उसको बोला जाता है सब मेटासेंट्रिक। यहाँ पे आ जाओ, देखो डायग्राम ऐसे मैंने बनाया था, बट यहाँ पे आ जाओ फिर से, ये सेंट्रोमियर है, ये भी एकदम मिड में नहीं है, एक आर्म इतनी छोटी है और दूसरी आर्म देखो कितनी बड़ी है, एक आर्म देखो इतनी सी है और दूसरी आर्म देखो कितनी बड़ी है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सब मेटासेंट्रिक, तो इसको कहते हैं हम सब मेटासेंट्रिक। आई होप ये भी क्लियर हो चुका हो, ठीक है। ये इसमें है नहीं कुछ समझने वाला, मतलब बिल्कुल बेसिक्स है ये। एक्रोसेंट्रिक नाम अलग है बस, देखो मेटा का मतलब सेंटर, सब मेटा का मतलब यार सेंटर में नहीं है भाई, सेंटर में नहीं है, थोड़ा ऑफ सेंटर हो गया, ऑफ हो गया सेंटर से ऑफ हो गया, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक का मतलब होता है कि सेंट्रोमियर एक एंड के बहुत ही क्लोज होता है, एक एंड देखो, सेंट्रोमियर एक एंड के बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है, एक एंड के बहुत ही ज्यादा क्लोज होता है। यहां पे हमने सब में बोला यार थोड़ा बहुत ही फर्क है, यहां पे देखो कितना फर्क दिख रहा है तुमको, सेंट्रोमियर ऐसा लग रहा है एंड पे ही है, ऐसा लग रहा है तुमको कि सेंट्रोमियर एंड पे ही है, पर ऐसा भी नहीं कि कंप्लीट एंड पे होता है, नियर एंड, मतलब कंप्लीटली एंड में नहीं होता। यार वायर अटक गई, देखो
सेंट्रोमेयर एकदम एंड में जाके है, तो एक आर्म बहुत छोटी दिख रही है और दूसरी आर्म बहुत बड़ी दिख रही है, और दूसरी आर्म हमें बहुत बड़ी दिख रही है, तो इसको बोला जाता है एक्रोसेंट्रिक। तो इस कंडीशन को बोला जाता है बच्चे एक्रोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर क्लोज टू वन एंड एंड वन वेरी शॉर्ट आर्म। तो एक आर्म जो होगी वो बहुत लंबी होगी, एक आर्म जो होगी क्रोमोसोम की वो बहुत छोटी होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है बच्चे एक्रोसेंट्रिक। इस कंडीशन को बोला जाता है एक्रोसेंट्रिक। यहां देखो, या देखो, सब मेटा में थोड़ा था, सब मेटा में उतना डिफरेंस नहीं था, बट एक्रोसेंट्रिक में एक जो क्रोमोसोम, जो सेंट्रोमेयर है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है एंड में ही है। थोड़ा सा, थोड़ी सी छोटी सी आर्म है, छोटी सी आर्म है, छोटी सी आर्म है, तो एक आर्म बहुत ही छोटी लग रही है और दूसरी आर्म बहुत ही बड़ी लग रही है, तो इस कंडीशन को बोला जाता है एक्रोसेंट्रिक। इस कंडीशन को बच्चे हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। और उसके बाद आता है टीलोसेंट्रिक। उसके बाद आ जाता है टीलोसेंट्रिक, जिसका मतलब होता है कि सेंट्रोमेयर एक एंड पे होता है। एक एंड पे सेंट्रोमेयर होता है कि सिर्फ एक ही आर्म हमें देखने को मिलती है, एक ही आर्म हमें विजिबल होती है। देखो यहाँ पे है ना, सेंट्रोमेयर बिल्कुल एंड में है, हमें सिर्फ एक ही आर्म दिख रही है, दूसरी आर्म तो हमें दिख ही नहीं रही है, दूसरी आर्म हमें दिख ही नहीं रही है। तो मैंने बोला तुम लोगों को कि क्रोमोसोम के अलग अलग टाइप होते हैं। पहले हमने बात की मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम की, जिसमें मैंने बोला सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में होता है और दोनों आर्म की लंबाई एक समान, अप्रॉक्स एक समान होती है। फिर हम आए सब मेटासेंट्रिक में, जहां पे मैंने बोला कि जो सेंट्रोमेयर है वो थोड़ा ऑफ सेंटर है, सेंटर से थोड़ा ऊपर या नीचे है, सेंटर से थोड़ा ऊपर या नीचे है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, एक आर्म थोड़ी सी छोटी दिख रही है, एक आर्म हमें थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, ठीक है। फिर हम आए एक्रोसेंट्रिक पे। एक्रोसेंट्रिक में मैंने बोला कि जो सेंट्रोमेयर है वो ऐसा लगता है कि एंड पे ही है भाई, कंप्लीटली एंड पे नहीं है, बहुत नियर टू एंड, नियर टू द एंड, क्लोज टू द एंड। सेंट्रोमेयर जो है दैट इज क्लोज टू द एंड, सेंट्रोमेयर इज क्लोज टू द एंड, तो इसको बोला जाता है एक्रोसेंट्रिक। और आपका टीलोसेंट्रिक का मतलब, टीलो शब्द का मतलब होता है एंड, टीलो का मतलब होता है एंड, टीलो का मतलब होता है एंड, ठीक है। तो टीलो का मतलब होता है कि सेंट्रोमेयर तुम्हारा एंड में जाके होगा। मैंने तुम लोगों को बताया भी था ना, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ये जो एंड होते हैं इनको टीलोमेयर बोला जाता है। टीलो का मतलब होता है एंड, ठीक है, टीलो का मतलब होता है बच्चे एंड। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी बच्चे, ठीक है। चलो हिंदी में भी जानते हैं। मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक का मतलब होता है कि जब सेंट्रोमेयर बीच में स्थित होता है और दोनों बाहें लगभग समान लंबाई की होती है। और सब मेटासेंट्रिक का मतलब होता है कि जब सेंट्रोमेयर हल्का सा ऑफ सेंटर होता है और एक बांह थोड़ी लंबी और एक बांह थोड़ी छोटी होती है। और एक्रो का मतलब होता है कि जब सेंट्रोमेयर एक छोर के पास होता है और एक बांह बहुत छोटी और दूसरी बहुत लंबी होती है, ठीक है। और उसके बाद हमने बोला टीलोसेंट्रिक, उसके बाद बच्चे हमने बोला टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक का मतलब होता है कि जब सेंट्रोमेयर एकदम छोर पे होता है, एकदम किनारे पे होता है और हमें सिर्फ एक ही बांह उसकी दिखाई देती है, एक ही बाजू, एक ही आर्म हमें उसकी दिखाई देती है, उस कंडीशन को बोला जाता है टीलोसेंट्रिक। उस कंडीशन को बोला जाता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। हुआ क्लियर? क्रोमोसोम स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, इतनी बात हो गई। अब आगे आते हैं। अब देखो अब देखो जो आपका क्रोमोसोम होता है बच्चे, मैंने तुम लोगों को बताया था, मैंने आप बच्चों को बोला था क्रोमोसोम क्या करते हैं। मैंने आपको बोला क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम जो होते हैं बच्चे, वो क्या, रुक जाओ, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए के बारे में हम जानेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, सब बताया जाएगा। हिस्टोन प्रोटीन, मैंने आपको बोला, मैंने क्या बच्चे बोला, मैंने बोला जो आपके क्रोमोसोम्स है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन आपके प्रोटीन स्ट्रक्चर होते हैं जिसके बाहर आपका डीएनए कॉइल करके, जिसके बाहर डीएनए कॉइलिंग करता है, डीएनए को सपोर्ट मिल जाता है उन प्रोटीन स्ट्रक्चर का और वहां पे वो कॉइलिंग करता है। ये चीजें आगे जानेंगे। अभी तुम ये मानो कि क्रोमोसोम आपका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्रोमोसोम आपका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का मिलके बना हुआ होता है। और जो क्रोमोसोम होता है बच्चों, और जो आपका क्रोमोसोम होता है ना, जो क्रोमोसोम होता है वो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है।
कैरीज आर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये कैसे कैरी कर रहा है। हम बात करते थे, देखो मैंने बोला क्रोमोसोम इस तरीके से होता है, मैंने बोला क्रोमोसोम इस तरीके से होता है, मैं बोल रही हूँ क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है और डीएनए में जीन्स होती है। ये चीज मैं आपको 100 बार रिपीट कर चुकी हूँ, ये सेम चीज मैं आपको बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। क्रोमोसोम होता है, क्योंकि बच्चे होते हैं कंफ्यूज यार कि यार जीन कहाँ पे होती है, डीएनए कहाँ पे होता है और क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम डीएनए हिस्टोन का बना हुआ है, डीएनए इसके अंदर है, डीएनए के अंदर जीन्स होती हैं। तो मैं अब बोलो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्रोमोसोम जो है वो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। मतलब हमारी जो जीन्स है, जो हमारा जेनेटिक डाटा है, मेरी बॉडी अगर काली है, मेरे बाल काले हैं, अगर मैं छोटी हूँ, तो ये मेरी सारी जीन्स, ये मेरा सारा डाटा कहाँ पे है, मेरे डीएनए में। और वो डीएनए कहाँ पे है, वो डीएनए मेरे क्रोमोसोम पे। तो ये बोला जा रहा है कि जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा, वो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। जो मेरे अंदर की जीन्स है, मैं बोल रही हूँ कि मैं छोटी हाइट की हूँ, मैं बोल रही हूँ मैं छोटी हाइट की हूँ, मेरी छोटी हाइट क्यों है, मेरी जीन्स की वजह से। और वो जीन्स कहाँ है, वो जीन्स मेरे क्रोमोसोम पे है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, वो हमारी बॉडी की जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। वो हमारी बॉडी की जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि जो हमारी बॉडी में जीन्स हैं, जो मेरी बॉडी में जीन्स हैं, वो कहाँ पे हैं, वो मेरे क्रोमोसोम पे है। तो क्रोमोसोम इन शॉर्ट मेरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। मेरे जीन्स का डाटा मेरे क्रोमोसोम्स पे, मेरे जीन्स का डाटा मेरे क्रोमोसोम पे, तो इसको बोला जाता है क्रोमोसोम। बात क्लियर होगी। क्रोमोसोम का क्या मतलब होता है, बात क्लियर होगी। क्रोमोसोम के टाइप क्या होते हैं, बात क्लियर होगी। क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है, बात क्लियर होगी। हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। नहीं हुई है तो फिर से बैक करके सुनो, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे बच्चों। अब आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो है क्रोमोसोमल एबरेशंस। जो है बच्चों क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब होता है गुणसूत्र असामान्यता। गुणसूत्र असामान्यता, क्रोमोसोम में कुछ ऐसे परिवर्तन आ रहे हैं, क्रोमोसोम में कुछ ऐसे परिवर्तन आएंगे जिसकी वजह से क्रोमोसोम में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, उनको बोला जाता है क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है क्रोमोसोमल एबरेशन। अब क्रोमोसोम में किस तरीके से चेंजेस आ सकते हैं, या तो पहली बात, या तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, या तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। ये हमारा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, या तो इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है, या तो इसके नंबर में चेंज आ सकता है। या 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे, ठीक है। या तो इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, या इसके नंबर में चेंज आ रहा है। मैं आपको क्रोमोसोमल एबरेशंस पढ़ा रही हूं, जहां पे मैं तुम लोगों को बोल रही हूं कि क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब ही होता है कि क्रोमोसोम में चेंजेस आ रहे हैं। क्रोमोसोम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे चेंजेस आएंगे, या तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, या तो उसका नंबर में परिवर्तन आ सकता है। तो अब ये क्या क्या किस तरीके से होगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जानेंगे। टेंशन नहीं लेनी है, संयम रखना है थोड़ा, ठीक है। चलो, अल्टरेशन इन द क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर। जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और नंबर में परिवर्तन आ रहा है, तो उसको हमने बोला क्रोमोसोमल अबरेशन। उसको बच्चे हमने बोला क्रोमोसोमल अबरेशन। जब क्रोमोसोम के नंबर और स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल अबरेशन। अब अगर क्रोमोसोम में कोई भी परिवर्तन आता है बच्चे, अगर क्रोमोसोम में कोई भी परिवर्तन आता है, तो वो हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में डिसऑर्डर कॉज कर सकता है। जैसे तुमने वो मैं तुम्हें उस चैप्टर में, ये भगवान, एक तो सारे चैप्टर इतने रिलेटेड है ना, एग्जाम्पल कैसे दूं मैं। अब देखो, कभी कभी तुमने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है, या जो छोटी हाइट के ही रह जाते हैं, या जो बच्चे बच्चे जैसे ही रह जाते हैं, ठीक है। तुमने ऐसे देखा होगा, तो वो सारे डिसऑर्डर है, वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है बच्चे। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, हमारी बॉडी में बच्चे 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर 46 में से 47 भी हो गए, तुम बोलो एक ही क्रोमोसोम तो ऐड हुआ है, उससे बहुत फर्क पड़ता है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर 46 से 45 हो रहे हैं, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होने की वजह से, या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से हमारी बॉडी में डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हम एबनॉर्मल पैदा हो सकते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम 46 होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छी डेवलपमेंट के लिए, अच्छे विकास के लिए प्रॉपर क्रोमोसोम नंबर होना बहुत जरूरी है। अगर क्रोमोसोम के नंबर में, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ भी हेर फेर हुआ,
तो आगे आने वाला जो प्रोजेनी है वो अच्छी नहीं बनती है, वो नॉर्मल नहीं बनती है, उसमें या तो उसकी या तो ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती है, ठीक है, उसकी सोचने की क्षमता ज़्यादा नहीं होती है, या उसका आपका दिखने में भी वो या तो छोटा ही दिखेगा या बहुत बड़ा दिखेगा या एबनॉर्मल दिखेगा, जैसे नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं वैसे नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोमल एबरेशन तो क्रोमोसोमल एबरेशन मैंने बता दिया कि जब नंबर या स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं उसको हमने बोला क्रोमोसोमल एबरेशन, जिसकी वजह से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या नॉर्मल डेवलपमेंट, नॉर्मल विकास जो है वो हिंडर करता है वो चीज, ठीक है। विकास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं क्रोमोसोम एबरेशन की वजह से। अब मैंने तुम लोगों को बोला, मैंने आप बच्चों को बोला क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब होता है क्रोमोसोम में चेंज आना, और क्रोमोसोम में चेंज आएगा उसकी संरचना की वजह से या तो उसके संख्या की वजह से, मतलब स्ट्रक्चर की वजह से या नंबर की वजह से। अगर क्रोमोसोम में चेंज, क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोम में एब्रेशन, ये सारे कीवर्ड आने चाहिए। तुम बोलते हो फिर मैडम इंग्लिश में बोलती रहती है, इंग्लिश में बोलती रहती है, ये सारे कीवर्ड बच्चों तुम्हें आने चाहिए, ये सारे कीवर्ड आने चाहिए, ठीक है। क्रोमोसोमल एब्रेशन, क्रोमोसोमल चेंजेस या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जब स्ट्रक्चर की वजह से होती है, अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ दिक्कत आ रही है, अगर उस वजह से एबनॉर्मेलिटी आ रही है तो उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल चेंजेस या संरचनात्मक चेंजेस। अगर क्रोमोसोमल एब्रेशन न्यूमेरिकल नंबर में चेंज आने की वजह से हो रहे हैं, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है या क्रोमोसोम का नंबर घट रहा है, तो उसको बोला जाता है न्यूमेरिकल चेंजेस, तो उनको कहा जाता है न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशंस। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल, जितना होता है 1 घंटे में, ठीक है, हो ही जाएगा वैसे तो। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में, कल हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल चेंजेस के बारे में या संख्यात्मक चेंजेस के बारे में। ओके बच्चों, चलो अब स्ट्रक्चर में किस किस तरीके से चेंजेस आ सकते हैं बच्चे। या तो क्रोमोसोम में कुछ डिलीट हो रहा है, उसको डिलीशन बोला जाएगा, या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ डुप्लीकेट हो रहा है, उसको डुप्लीकेशन बोला जाएगा, या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ इन्वर्जन हो रहे हैं, या तो ट्रांसलोकेशंस हो रही हैं, ठीक है, विलोपन हो रहा है, प्रतिलिपि हो रही है, उलटना हो रहा है, स्थानांतरण हो रहे हैं। इतनी सारी चीजें अगर क्रोमोसोम में हो रही है तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशंस, हम उनको बोलेंगे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशंस, ठीक है। ये 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल हम इसके बाद पढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके चलो अब 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 देखते हैं। मैंने बोला जब क्रोमोसोम एबरेशन स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से आ रहे हैं उसको हमने बोला स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन, इतनी बात हमारी क्लियर थी। फिर मैंने बोला कि इसके अलग अलग टाइप होते हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ये सारे टाइप हमने पढ़े कि संरचनात्मक डेफिशिएंसी जिसको विलोपन बोला जाता है, डुप्लीकेशन जिसको प्रतिलिपि बोला जाता है, इन्वर्जन मतलब आवर्तन, और ट्रांसलोकेशन मतलब स्थानांतरण, कि ये सारे जो फैक्टर है, ये सारे जो आपके टाइप है वो किसके आ जाते हैं, वो आपके स्ट्रक्चरल संरचनात्मक क्रोमोसोमल एबरेशन के आ जाते हैं, संरचनात्मक गुणसूत्र असामान्यता के आ जाते हैं, ठीक है। चलो 1 बाय 1 हम सारी चीजें पढ़ेंगे, बस एक सेकंड दो मुझे, पानी पी लेती हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला चेंज आ जाता है डिलीशन, सबसे पहला चेंज आ जाता है बच्चे डिलीशन। डिलीशन को विलोपन या कमी बोला जाता है, डिलीशन को विलोपन बोला जाता है। डिलीशन का मतलब होता है, डिलीशन का मतलब होता है कि जब क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ चीज डिलीट हो रही है, क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ चीज का डिलीशन हो रहा है, उसको बोला जाता है डिलीशन। मान लो मेरे पास ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को देखो इस तरीके से भी बना सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, या इस तरीके से भी बनाते हैं, इस तरीके से सेगमेंट रिप्रेजेंट करना इजी है तो मैं इस तरीके से बना रही हूं। ये मेरे पास क्रोमोसोम है ये। अब हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम में क्या पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं, सेगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम में सेगमेंट पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में ए सेगमेंट, बी सेगमेंट, सी सेगमेंट, डी सेगमेंट, क्रोमोसोम सेगमेंट का बना होता है, खंडों का बना होता है, ठीक है। अब देखो हम बोल रहे हैं डिलीशन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है जी क्रोमोसोम में। जब क्रोमोसोम का सेगमेंट, जब क्रोमोसोम के खंड, जब कुछ क्रोमोसोम में कुछ सेगमेंट का डिलीशन हो रहा है, कुछ सेगमेंट का लॉस हो रहा है, तो उसको बोला जाता है डिलीशन, उसको बोला जाता है डिलीशन। मान लो ये हमारे पास क्रोमोसोम था,
ये अब यहाँ पे तुम लोगों को क्या चेंज आ रहा है, क्या चेंज दिख रहा है? मैंने बोला कि क्रोमोसोम के सेगमेंट का लॉस हो रहा है। हम डिलीशन पढ़ रहे हैं बच्चे, मैं बोल रही हूँ कि क्रोमोसोम में हम स्ट्रक्चर चेंजेस पढ़ रहे हैं, उसमें हम सबसे पहला डिलीशन पढ़ रहे हैं, उसमें हम सबसे पहला फैक्टर डिलीशन पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आप बच्चों को बोला बच्चों कि एक सेगमेंट डिलीट हो रहा है, एक सेगमेंट डिलीट हो रहा है, कुछ ना कुछ चीजें क्रोमोसोम के डिलीट हो रही है। सेगमेंट, खंड, क्रोमोसोम का खंड टूट रहा है। ये देखो, ये आपका क्रोमोसोम था, यहां से क्या हुआ, जो ए सेगमेंट था उसका लॉस हो गया, ए सेगमेंट था उसका लॉस हो गया, और आगे हमारे पास अब ये क्रोमोसोम, फाइनल स्टेज हमारी क्रोमोसोम की है, फाइनल स्टेज ये है, ये ओरिजिनल क्रोमोसोम था। तो क्रोमोसोम में डिलीशन हुआ, क्रोमोसोम में एक सेगमेंट लूज हुआ, एक सेगमेंट का डिलीट हो रहा है, एक सेगमेंट डिलीट हो रहा है, एक सेगमेंट लॉस हो रहा है। तो अब देखो ये स्ट्रक्चर हुआ, ए डिलीट हो गया और आपका ये स्ट्रक्चर बना। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है ना, आ रहा है ना, आ रहा है ना चेंज। तो इसीलिए हमने इसको बोला स्ट्रक्चरल चेंज। ये क्रोमोसोम में स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो एबनॉर्मेलिटी कॉज कर रहे हैं। पहला मैंने बोला डिलीशन, कि क्रोमोसोम का एक पार्ट गया, क्रोमोसोम का एक सेगमेंट गया, क्रोमोसोम का एक सेगमेंट गया, तो उसको हम बोलेंगे डिलीशन, उसको हम बोलेंगे डिलीशन। अब डिलीशन भी बच्चों दो तरीके का होता है, डिलीशन भी बच्चों अब दो तरीके का होता है। एक आ जाता है टर्मिनल डिलीशन, एक आ जाता है इंटर कैलोरी डिलीशन, एक आ जाता है बच्चों इंटर कैलोरी डिलीशन, एक आ जाता है इंटर कैलोरी डिलीशन। टर्मिनल डिलीशन और इंटर कैलोरी डिलीशन में क्या मतलब होता है? देखो, टर्मिनल पोर्शन क्या होता है? एंड होता है, टर्मिनल पोर्शन एंड होता है, टर्मिनल पोर्शन एंड होता है। जब सेगमेंट, जब क्रोमोसोम का सेगमेंट आखिरी से जा रहा है, एंड से जा रहा है, जरूरी नहीं है कि इसी एंड से, इस एंड से भी जा सकता है, इस एंड से भी जा सकता है। जब क्रोमोसोम का सेगमेंट एंड से जा रहा है, उसको बोला जाता है टर्मिनल, उसको बोला जाता है बच्चे टर्मिनल। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि जब लॉस ऑफ सेगमेंट, लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट फ्रॉम टर्मिनल एंड, कहां से? टर्मिनल एंड से। जब एंड से क्रोमोसोम का पोर्शन जा रहा है, उसको बोला जाता है टर्मिनल डिलीशन, उसको बोला जाता है टर्मिनल डिलीशन। अब खुद सोचो, अगर एंड से जाना है सेगमेंट, अगर सेगमेंट एंड से जाना है तो कितने कट लगेंगे? एक ही कट लगेगा, एक ही ब्रेक लगेगा, एक ही ब्रेक लगेगा। तो टर्मिनल डिलीशन के केस में एक ब्रेक लगता है, एक ब्रेक लगता है क्रोमोसोम पे, एक ब्रेक लगेगा, एक ब्रेक लगेगा, ठीक है, एक कट सा लगता है आपके पास क्रोमोसोम में, एक टूटन जिसको बोला जाता है। तो टर्मिनल डिलीशन का मतलब होता है कि जब क्रोमोसोम के टर्मिनल पोर्शन यानी कि एंड से सेगमेंट लॉस होता है और एक ब्रेक क्रोमोसोम पे लगता है, एक ब्रेक लगेगा क्रोमोसोम पे, तो उसको हमने बोला टर्मिनल डिलीशन। अब देखो दूसरा इंटर कैलोरी डिलीशन क्या होता है? अब देखो दूसरा इंटर कैलोरी डिलीशन क्या होता है? इंटर कैलोरी डिलीशन का मतलब होता है बच्चे, अब देखो तुम लोगों को डायग्राम से अच्छे से पता चल रहा होगा, आप लोगों को डायग्राम से अच्छे से पता चल रहा होगा कि सी सेगमेंट गया, कि सी सेगमेंट गया, सी सेगमेंट गया। पहले हमने ए सेगमेंट को भगाया, अब हम सी सेगमेंट को भगा रहे हैं, अब हम बच्चे सी सेगमेंट को भगा रहे हैं। तो आपका जो इंटर कैलोरी डिलीशन होता है, उसका मतलब होता है कि जब लॉस ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट, क्रोमोसोम सेगमेंट का लॉस, क्रोमोसोम सेगमेंट का लॉस जब कहां से होता है? कहां से होता है? मिडल से होता है या इंटरस्टिटिशियली। ये वर्ड याद रखने हैं बच्चे, ये बच्चे याद रखने हैं वर्ड इंटरस्टिटिशियली। जब आपका सेगमेंट, लॉस ऑफ सेगमेंट बीच में से हो रहा है, टर्मिनली नहीं हो रहा है, एंड से नहीं हो रहा है, कहीं बीच से हो रहा है, या तो सी उड़ा, या तो बी उड़ा, या तो डी उड़ा, या तो ई उड़ा। जब क्रोमोसोम सेगमेंट का लॉस बीच में से होता है इंटरस्टिटिशियली, उसके लिए नाम दिया जाता है। कीवर्ड हमेशा याद रखने, कीवर्ड हमेशा याद रखने, नहीं तो कभी कभी ऐसी चीजें आती हैं, जैसे आगे एमसीक्यूज आएंगे तुम्हें, एंट्रेंस में होगा या कुछ भी होगा, तो कभी कभी ऐसी चीजें होती है कि हमें कीवर्ड ही नहीं पता होते, हमें मतलब पता होता है। मुझे इंटर कैलोरी का मतलब पता होगा कि मिडिल में से हम क्रोमोसोम को निकालेंगे। अगर मैंने वहां पे लिखा कि ऐसा कौन सा मेथड होता है जहां पे इंटरस्टिटिशियली क्रोमोसोम को निकाला जाता है, तो तुम लोग बोलोगे इंटरस्टिटिशियली का मतलब होता क्या है? ठीक है, तो ये कीवर्ड आने चाहिए। तो इंटर कैलोरी डिलीशन में बच्चे मैं बोल रही हूँ, इंटर कैलोरी डिलीशन में बच्चे मैं ये बोल रही हूँ कि जब सेंटर से, सेंटर जरूरी नहीं कि मिड,
ये बी सेगमेंट भी जा सकता है, सी भी जा सकता है, डी भी जा सकता है, ई भी जा सकता है, बस एंड नहीं होना चाहिए, बस एंड नहीं होना चाहिए। तो इंटर कैलोरी डिलीशन का मतलब होता है कि जब बीच में से आपका सेगमेंट लॉस होता है, बीच में से सेगमेंट लॉस होता है, उसको बोला जाता है इंटर कैलोरी डिलीशन। अब आप खुद देखो यहाँ पे कितने ब्रेक लगेंगे क्रोमोसोम पे, इसको हटाने के लिए 2 ब्रेक लगेंगे, एक यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, तो 2 ब्रेक आपके इंटर कैलोरी डिलीशन में लगेंगे, 2 ब्रेक्स आपके इंटर कैलोरी डिलीशन में लगेंगे। डेफिशिएंसी और डिलीशन का मतलब है कि जब क्रोमोसोम सेगमेंट का लॉस हो रहा है, और इसको ब्रिज ने दिया था, ब्रिज ने इसको दिया था ड्रोसोफिला मेलॉन्गेस्टर में, ड्रोसोफिला मेलॉन्गेस्टर में ब्रिज ने डिलीशन का कॉन्सेप्ट दिया था। या गुणसूत्र के किसी खंड के खो जाने की प्रक्रिया होती है, इसे ब्रिज ने ड्रोसोफिला मेलॉन्गेस्टर ने दिया था। ठीक है, अब इसको मैं जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने समझा दिया भाई, मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब देखो मैंने बोला 2 तरीके का होता है, टर्मिनल और इंटर कैलोरी। टर्मिनल में मैंने बच्चे बोला कि जब एक ब्रेक हो रहा है, मैंने बोला था ना टर्मिनल के केस में एक ही ब्रेक लगेगा, एक ही ब्रेक लगेगा, तो सिंगल ब्रेक हैपेंस नियर द एंड ऑफ क्रोमोसोम्स, तो उसकी वजह से जो क्रोमोसोम लॉस हो रहा है उसको बोला जाता है टर्मिनल। और दूसरा हमने बोला इंटर कैलोरी, दूसरा हमने बच्चे बोला इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी का मतलब होता है कि जब 2 ब्रेक अकर कर रहे हैं और उसके बाद क्रोमोसोम सेगमेंट का लॉस हो रहा है बीच में से, बिटवीन द सेगमेंट, बीच में से क्रोमोसोम का सेगमेंट गायब हो रहा है, उसको बोला हमने क्या, उसको हमने बोला इंटर कैलोरी डिलीशन, उसको हमने बोला इंटर कैलोरी डिलीशन। यह तब होता है जब गुणसूत्र के सिरे के पास एक बार टूटन होता है, एक ब्रेक लगता है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतिम खंड खो जाता है। और इंटर कैलोरी का मतलब होता है यह तब होता है जब गुणसूत्र के भीतर 2 बार टूटन होती है और उनके बीच का खंड खो जाता है, उसको बोला जाता है इंटर कैलोरी डिलीशन, उसको बोला जाता है बच्चे इंटर कैलोरी डिलीशन। ठीक है, आई होप डिलीशन समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे भी डायग्राम में मैंने बताया हुआ है, देखो एंड से गया, एंड से सेगमेंट गया, एंड से सेगमेंट डिलीट हो गया, तो टर्मिनल डिलीशन। यहाँ देखो यहाँ सेगमेंट बीच से जा रहा है, ये हरा हरा सेगमेंट है, यहाँ पे सेगमेंट बीच से जा रहा है, तो इसीलिए हमने इसको बोला इंटर कैलोरी डिलीशन। इसीलिए बच्चे हमने इसको बोला इंटर कैलोरी डिलीशन, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, हमने इसको बोला इंटर कैलोरी डिलीशन। अब अगला आ जाता है डुप्लीकेशन, अब अगला आ जाता है प्रतिलिपि या द्विगुणन। डुप्लीकेशन का मतलब ही देखो, एज द नेम सजेस्ट बेटा, एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही आधी चीजें क्लियर होती हैं भाई। डुप्लीकेशन, प्रतिलिपि, द्विगुणन। डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि जब एक क्रोमोसोम में एक सेगमेंट 2 बार पाया जाता है, 2 बार, जब एक क्रोमोसोम में एक सेगमेंट 2 बार पाया जाता है, जब एक क्रोमोसोम में एक सेगमेंट 2 बार पाया जाता है, उसको बोला जाता है डुप्लीकेशन, उसको बोला जाता है डुप्लीकेशन। ये है मेरे पास क्रोमोसोम, ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, A B C D E एंड F, इसकी डुप्लीकेशन हुई, डुप्लीकेशन के बाद ये क्रोमोसोम नया बन गया। कैसे बन गया नया, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सेगमेंट 2 बार आ गया, एक सेगमेंट आपका 2 बार आ गया। अब देखो स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, अब देखो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ भाई। पहले बी एक ही बार था, पहले बी एक ही बार था बच्चे, देखो पहले बी एक ही बार था, अब बी 2 बार हो गया है, अब बी 2 बार आ गया है, अब बी 2 बार आ गया है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डुप्लीकेशन। तो इस प्रोसेस को बच्चे बोला जाता है डुप्लीकेशन, जब क्रोमोसोम में कोई सेगमेंट 2 बार आ रहा है, जब क्रोमोसोम में कोई सेगमेंट 2 बार आता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है डुप्लीकेशन, उस मेथड को बोला जाता है डुप्लीकेशन। अब देखो डुप्लीकेशन में क्या होता है, डुप्लीकेशन के बच्चे 4 तरीके होते हैं। एक क्रोमोसोम में डुप्लीकेशन 4 अलग अलग तरीकों से पाई जाती है, समझो। देखो मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, मेरे पास एक क्रोमोसोम है, ये, इसी में मैं सारे पार्ट बता दूंगी तुमको, ये A B C D E F G और H, ये मेरे पास ओरिजिनल क्रोमोसोम है, ये मेरे पास एक ओरिजिनल क्रोमोसोम है बच्चे, ये मेरे पास एक ओरिजिनल क्रोमोसोम है, ठीक है। एक सेगमेंट ट्वाइस, 2 बार, 2 बार, हिंदी में भी लिख लेते हैं, ये देखो, आहा हा, मजा आ गया, ठीक है। एक सेगमेंट 2 ही श्वार लग रहा है, 2 बार,
हिंदी में लिख लेते हैं, रुक जाओ, मेरा मन कर रहा है हिंदी में लिखने का, रुक जाओ। 2 हाथ ऐसे कांप रहे हैं जैसे, चलो 2 बार, ठीक है। डुप्लीकेशन का मतलब है एक सेगमेंट जहां पे 2 बार आएगा। अब हम बात कर रहे हैं, मैंने बोला देखो समझना 4 टाइप से डुप्लीकेशन होता है, 4 अलग अलग तरीके से डुप्लीकेशन होता है। 2 तरीके पहले समझो, बाकी 2 के ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। अब देखो सेम क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, इसमें पहली तरीके की डुप्लीकेशन हुई। ये क्रोमोसोम है, इसमें पहली तरीके की डुप्लीकेशन हुई, जिसको हम बोलेंगे, जिसको बच्चे हम बोलेंगे टेंडम डुप्लीकेशन, जिसको हम बोलेंगे टेंडम डुप्लीकेशन। टेंडम डुप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? देखो, टेंडम डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि कोई सेगमेंट आपके डुप्लीकेट, डुप्लीकेशन में क्या होगा, एक सेगमेंट 2 बार आएगा, एक सेगमेंट 2 बार आएगा। अब टेंडम डुप्लीकेशन में देखो क्या होगा, यहां पे मेरे पास सेगमेंट है बी और सी, यहां पे मेरे सेगमेंट है बी और सी, तो बी और सी सेगमेंट में डुप्लीकेशन हो रही है। ये देखो ओरिजिनल सेगमेंट बी सी था, ओरिजिनल सेगमेंट बी सी था, इस बी सी सेगमेंट की डुप्लीकेशन हो रही है, बी भी 2 बार बन रहा है, सी भी 2 बार बन रहा है। ऐसा प्रोसेस जब कोई सेगमेंट डुप्लीकेट कर रहा है और डुप्लीकेट करने के बाद वो जस्ट बगल में डुप्लीकेशन हो रहा है, इस बीसी के जस्ट बगल में डुप्लीकेशन हो रही है। मान लो मैं हूं, मेरे बगल में, मान लो मेरी एक और कॉपी तुम लोगों को दिखाई दे रही है और वो मेरे बिल्कुल बगल में, वो मेरे बिल्कुल बगल में है, तो हम उसको बोलेंगे टेंडम डुप्लीकेशन। हम उसको बोलेंगे टेंडम डुप्लीकेशन कि बीसी सेगमेंट जो था उसमें डुप्लीकेशन हुई, वो 2 बार एक क्रोमोसोम में आ रहे हैं और वो इस तरीके से आ रहे हैं कि वो एकदम पास जुड़े हैं, एकदम साथ जुड़े हैं कि बीसी यहां पे ओरिजिनल था, इसके बगल में ही उसमें डुप्लीकेशन हुई, इसके बगल में ही डुप्लीकेशन होके बीसी आगे बना है। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके साथ साथ ही आ जाता है बच्चे रिवर्स टेंडम, इसके साथ साथ ही आ जाती है एक और टर्म रिवर्स टेंडम। रिवर्स टेंडम का मतलब होता है टेंडम का रिवर्स। टेंडम में क्या होता, अब देखो रिवर्स टेंडम का देखो क्या मतलब होता है। रिवर्स टेंडम का मतलब होता ये है कि टेंडम में मैंने बोला कि ओरिजिनल सेगमेंट, ये ओरिजिनल सेगमेंट था बीसी, इसका डुप्लीकेशन हुआ, डुप्लीकेटेड, ओएस इज ओरिजिनल सेगमेंट, डीएस इज योर डुप्लीकेटेड सेगमेंट। जो ओरिजिनल सेगमेंट था जिसमें डुप्लीकेशन हुआ, जिसकी 2 कॉपी बनी, वो उसके बगल में ही अटैच हो गया, वो उसके बगल में एज इट इज अटैच हो गया। रिवर्स टेंडम के केस में क्या होता है, ये मेरे पास ओरिजिनल सेगमेंट था, ये मेरे पास ओरिजिनल सेगमेंट था, ये मेरे पास ओरिजिनल सेगमेंट था, वो साथ में ही जुड़ा, बट उसका सीक्वेंस रिवर्स हो गया। बीसी सीक्वेंस था, यहां पे भी बीसी सीक्वेंस था, पर रिवर्स टेंडम के केस में सीक्वेंस बीसी से सीबी हो गया, सीक्वेंस रिवर्स हो गया। नाम से पता चल रहा है, अगर तुम्हें टेंडम समझ में आ गया तो तुम्हें रिवर्स टेंडम भी समझ में आ जाएगा। तो टेंडम में हमने बोला था कि ओरिजिनल सेगमेंट के जस्ट बगल में डुप्लीकेटेड सेगमेंट अटैच हो जाता है, पर जो आपका रिवर्स टेंडम होता है उसका मतलब होता है कि जो आपका ओरिजिनल सेगमेंट बीसी है उसके बगल में ही जाके चिपकेगा, बट उसका सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा। बीसी था सीक्वेंस, अब वो सीबी सीक्वेंस बन गया, तो ये हो गया आपका रिवर्स टेंडम। ये हो गया बच्चे आपका रिवर्स टेंडम। तो हमने पहला टाइप पढ़ा टेंडम, दूसरा मैंने आपको बताया रिवर्स टेंडम। अब बाकी 2 क्या है, बाकी 2 भी जानते हैं, बाकी 2 भी जानते हैं, बाकी 2 के बारे में क्यों हम वो नहीं जानेंगे। चलो अब देखो यहाँ पे क्या अलग चीज दिखाई दे रही है तुमको, यहाँ पे क्या अलग चीज दिखाई दे रही है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे आपको अलग दिखाई दे रहा होगा कि बीसी सेगमेंट था वही आगे जाके डुप्लीकेट कर रहा है, बीसी सेगमेंट था वही आगे जाके डुप्लीकेट कर रहा है, बीसी सेगमेंट था वही आगे जाके डुप्लीकेट कर रहा है। पर यहाँ पे ओरिजिनल सेगमेंट जो है और जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट है वो पास में नहीं है, वो बहुत दूर है, वो पास में नहीं है, वो एडजेसेंट में नहीं है, वो अगल बगल में नहीं है,
वो बहुत दूर जाके है, वो बहुत दूर जाके है, तो इस मेथड को बोला जाता है बच्चे डिस्प्लेस्ड। तो इस मेथड को बोला जाता है डिस्प्लेस्ड मेथड, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। डिस्प्लेसमेंट तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा होगा उसमें फिजिक्स में। तो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही होता है, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है दूर 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 दूर। तो डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि जब ओरिजिनल सेगमेंट डुप्लीकेट करता है, ओरिजिनल सेगमेंट दो अलग अलग कॉपी बनाता है। बीसी सेगमेंट ओरिजिनल था, उसने अपनी कॉपी बनाई, वो अगल बगल में नहीं बनाई कॉपी, उसने बहुत दूर जाके बनाई है। उसने अगल बगल में कॉपी नहीं बनाई है, उसने बहुत दूर जाके कॉपी बनाई है। तो उस मेथड को बोला जाता है डिस्प्लेस्ड मेथड, उस मेथड को बच्चे बोला जाता है डिस्प्लेस्ड मेथड। अब लास्ट क्या बचा, लास्ट क्या बचा, ये तो अब तुम समझ ही जाओगे, ये तो तुम समझ जाओगे रे। अब देखो सेम सिनेरियो हो रहा है बच्चे। ओरिजिनल सेगमेंट था बीसी, ओरिजिनल सेगमेंट था बीसी, बीसी सेगमेंट ओरिजिनल था। यहां पे बीसी सेगमेंट आपका डुप्लीकेट हुआ, पर डुप्लीकेट होने के बाद सीक्वेंस चेंज हो गया। बीसी सीक्वेंस था पर यहाँ पे सी बी सीक्वेंस हो गया। तो इस तरीके के डुप्लीकेशन को बच्चे हम क्या बोलेंगे, इस तरीके की डुप्लीकेशन को बोलेंगे हम रिवर्स डिस्प्लेस्ड। इस तरीके के डुप्लीकेशन को हम बोलेंगे रिवर्स डिस्प्लेस। डिस्प्लेस ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि नियर बाय बन रहा है, ऐसा नहीं है कि अगल बगल में ही डुप्लीकेटेड सेगमेंट बन रहा है, अगल बगल में डुप्लीकेटेड सेगमेंट नहीं बन रहा है, दूर बन रहा है। दूर तो बन रहा है पर उसका सीक्वेंस भी अलग हो रहा है। डिस्प्लेस में हमने बोला था कि दूर जाके आपका डुप्लीकेटेड सेगमेंट चिपकेगा, पर रिवर्स डिस्प्लेसमेंट में हम क्या बोल रहे हैं, दूर जाके तो चिपकेगा ही पर उसका सीक्वेंस भी रिवर्स हो जाएगा, उसका सीक्वेंस भी बच्चों रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का रिवर्स डिस्प्लेस्ड, ये हो जाएगा आप लोगों का रिवर्स डिस्प्लेस्ड। तो डुप्लीकेशन में मैंने आपको 4 चीजें पढ़ाई, टेंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन और रिवर्स डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। तो टेंडम डुप्लीकेशन में मैंने आपको बोला कि जो ओरिजिनल सेगमेंट है उसके जस्ट बगल में ही डुप्लीकेटेड सेगमेंट अटैच हो जाएगा, एडजेसेंट नाम दिया गया है एडजेसेंट। फिर मैंने आपको बोला रिवर्स टेंडम, रिवर्स टेंडम में मैंने बोला कि जो रिवर्स टेंडम में मैंने बोला कि बीसी सेगमेंट जो ओरिजिनल सेगमेंट है उसके बगल में ही दूसरा सेगमेंट डुप्लीकेटेड सेगमेंट चिपक रहा है बट उसका सीक्वेंस अलग हो रहा है। फिर हमने डिस्प्लेस सेगमेंट पढ़ा, डिस्प्लेस में मैंने बोला कि जो ओरिजिनल सेगमेंट है वो बहुत ओरिजिनल सेगमेंट जो है उसमें डुप्लीकेशन हो रहा है और डुप्लीकेट होके बहुत दूर जाके डुप्लीकेट करा, बहुत दूर जाके क्रोमोसोम के बहुत एंड में जाके डुप्लीकेट करा, उसको हमने बोला डिस्प्लेस्ड। रिवर्स डिस्प्लेस में मैंने बोला, रिवर्स डिस्प्लेस में मैंने बोला कि जो ओरिजिनल सेगमेंट है और जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट है वो बहुत अलग अलग है, और जो आपका डुप्लीकेटेड सेगमेंट है वहां पे सीक्वेंस रिवर्स हो रहा है। बी सी अगर ओरिजिनल है तो सी बी बाद में बन रहा है, बी सी अगर सेगमेंट पहले है तो बाद में आपका सी बी सेगमेंट बन रहा है। तो ये हमने बात कर ली डुप्लीकेशन की, आज डुप्लीकेशन तक ही हो पाएगा यार, ठीक है। डुप्लीकेशन का मतलब मैंने बोला एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो रहा है, एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो रहा है, यानी कि एक सेगमेंट आपका 2 बार क्रोमोसोम में देखने को मिल रहा है, एक सेगमेंट आपका 2 बार क्रोमोसोम में देखने को मिल रहा है, उसको बोला जाता है डुप्लीकेशन। प्रतिलिपि या द्विगुणन का मतलब होता है जब गुणसूत्र का कोई भाग दोहराया जाता है या वही खंड एक ही गुणसूत्र में 2 बार उपस्थित हो जाता है, उसको बोला डुप्लीकेशन। और डुप्लीकेशन आपका 4 तरीके का होता है, टेंडम, डिस्प्लेस्ड। अब देखो टेंडम का मतलब मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखो सेम एग्जांपल मैंने दिया है, ये आपका नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, बीसी सेगमेंट आपका ओरिजिनल था, वही डुप्लीकेट हो गया बगल में बन गया, वही डुप्लीकेट होके बगल में बन गया, तो वही बोला जा रहा है टेंडम के केस में डुप्लीकेटेड सेगमेंट इज लोकेटेड एडजेसेंट, ओरिजिनल सेगमेंट के जस्ट एडजेसेंट यानी कि बगल में आपका डुप्लीकेटेड सेगमेंट है। फिर मैंने बात की डिस्प्लेस्ड की, फिर बच्चे मैंने बात की डिस्प्लेस्ड की कि जो आपका डुप्लीकेटेड सेगमेंट है, जो आपका डुप्लीकेटेड सेगमेंट है वो बहुत दूर जाके इसको हमने बोला डिस्प्लेस्ड, इसको हमने बोला डिस्प्लेस्ड, ठीक है। हिंदी में भी जाने हिंदी में, ठीक है। टेंडम का मतलब होता है संयुक्त और अनुक्रमित प्रतिलिपि, जिसमें हमने बोला गुणसूत्र का प्रतिलिपिकृत खंड मूल खंड के ठीक पास में स्थित होता है, और डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है कि दूर दूर जाके होगा, ठीक है।
और रिवर्स डिस्प्लेस, रिवर्स डिस्प्लेस में मैंने बोला कि ये ओरिजिनल सेगमेंट BC था और वो रिवर्स होके उसका सेगमेंट और जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट है वो बहुत दूर जाके चिपकेगा और उसका सीक्वेंस भी रिवर्स हो जाएगा। सेम हमने रिवर्स टेंडम के केस में पढ़ा, BC सेगमेंट था, उसके बगल में ही बना बट उसका सीक्वेंस रिवर्स हो गया। तो ये हमने रिवर्स टेंडम के केस में पढ़ा था। ये बच्चे हमने रिवर्स टेंडम के केस में पढ़ा था। ओके, हो गया? चलो बाकी हम कल पढ़ेंगे यार, बाकी हम कल पढ़ेंगे। टाइम हो गया क्योंकि टाइम खत्म हो गया। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। ठीक है, आज हमने क्रोमोसोम के बारे में जाना कि क्रोमोसोम होते क्या हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है और क्रोमोसोमल अबरेशंस हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने तुम लोगों को स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल अबरेशन के बारे में बताया कि क्रोमोसोम में असमानताएं स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से किस तरीके से आ रही है। जिसमें हमने सबसे पहला टाइप पढ़ा डिलीशन। डिलीशन में मैंने बोला 2 तरीके का डिलीशन होता है, टर्मिनल और इंटर कैलोरी डिलीशन। फिर मैंने आपको बोला डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में मैंने बोला 4 तरीके का डुप्लीकेशन होता है, टेंडम, रिवर्स टेंडम, डिस्प्लेस और रिवर्स डिस्प्लेस। ये 4 हमने डुप्लीकेशन के टाइप पढ़े। कल हम बाकी चीजें कवर अप कर देंगे कल की क्लास में। ओके बच्चों, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें, जरूर शेयर करें। ठीक है, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर बाय दामिनी मैम को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको जरूर ज्वाइन करें। क्योंकि जो भी हम क्लासेस में पढ़ते हैं उससे रिगार्डिंग PDF में आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ। जो भी आपके क्वेश्चन एंड क्वेरीज हैं बच्चे, आप इस पे पूछा करो। ठीक है, इस पे पूछा करो तुम लोग। ओके, तो पूछ लिया करना। ठीक है, चलो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्री एंट्रेंस एंड BSc एग्जाम अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे बटन सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना यार, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि जो भी इन फ्यूचर हम आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाले हैं तो वो आप तक पहुंच जाए, वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, आप उन सारी इंफॉर्मेशन से अछूते ना रहो। ठीक है, चलो बच्चों, ठीक है, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में। अगले क्लास में 12 बजे, नॉट 12 बजे, सॉरी 11 बजे, सॉरी 11 से 12 बजे मिलते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल बचा हुआ है, अगली क्लास में स्ट्रक्चरल थोड़ा सा करके न्यूमेरिकल कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से खाओ पियो, मस्त रहो। ठीक है, बाय बाय।